यशन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में हमने शुरुआत किया था जो सबसे पहले संप्रेषण, यानी जो टॉपिक था, पहला टॉपिक संप्रेषण पे हमने चर्चा करना शुरू किया था। उसी के क्रम में आज ये लास्ट वीडियो है संप्रेषण पे। इसके बाद हम शुरू करेंगे फ्लैंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण। फ्लैंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण सिद्धांत जो है उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें कक्षा कक्ष में जो शिक्षक होता है उसकी प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है। तो आज ये संप्रेषण का लास्ट क्लास है। आज के बाद चर्चा शुरू होगी फ्लैंडर पे। जो आपको टॉपिक कठिन लगते हो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। उस पे आपको वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे, आपको वीडियो देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको वो जो टॉपिक ना समझ में आता हो अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आ जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहला काम आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे जिसको ज़रूरत हो, जहाँ जिसको भी ज़रूरत है वहाँ तक आप इस वीडियो को पहुँचाने का प्रयास ज़रूर करिए। अधिक से अधिक आपके फीडबैक, लाइक और कमेंट जब आते हैं तो उत्साह उससे मिलता है, जिससे पढ़ाने का जो उत्साह है वो दुगना हो जाता है। तो आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई सुझाव है तो आप उसको ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज ये जो संप्रेषण पे लास्ट वीडियो है, इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो प्रभावी संप्रेषण होता है उसके गुण कौन कौन से होते हैं। या आपसे पूछ लिया कि संप्रेषण के कौन कौन से गुण होते हैं या प्रभावी संप्रेषण के कौन कौन से गुण होते हैं, तो उसमें आप इन पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं कि प्रभावी संप्रेषण के कौन कौन से गुण होते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वह है प्रामाणिक एवं विश्वसनीय। यानी जब हम कहते हैं कि संप्रेषण है क्या, तब अर्थ उसका निकल करके आता है कि जब हम अपने विचारों का, अपने भावनाओं का, अपने सूचनाओं का, अपने जानकारियों का एक दूसरे के साथ साझीकरण करते हैं, यानी एक दूसरे से हम साझा करते हैं, तो वही संप्रेषण होता है। तो जो सूचनाएं हो, जो जानकारी हो, वह अगर विश्वसनीय हो और प्रामाणिक हो, तो इससे जो श्रोता होता है या जो प्राप्तकर्ता होता है या जो प्रापक होता है, वह जो प्रेषक होता है उसके मन में उसके प्रति विश्वसनीयता आ जाती है। जैसे आप किसी दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं तो ज़्यादातर आज के समय में यह है कि कोई ना कोई ब्रांड का नाम लेके ही हम सामान को मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल उसी ब्रांड का वह सामान आता है। कई कंपनियां उस सामान का निर्माण करती हैं, उत्पादन करती हैं, लेकिन हम एक विशेष ब्रांड को ज़्यादा, कोई भी आप ले लीजिए, किसी भी सामान को लेंगे तो उसमें कोई एक ब्रांड ऐसा है जो बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, और हम जाते हैं तो उसी का नाम लेकर के मांगते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो प्रामाणिक है और विश्वसनीय है। इसी नाते हम उस पर विश्वास करके हम जाते हैं दुकानदार के पास और वही सामान, हम उसी कंपनी का सामान मांगते हैं। और दुकानदार कभी कभी यह भी कहता है कि इससे अच्छा सामान यह है, केवल ब्रांड नहीं इस पे लिखा हुआ है, ये आप ले जाइए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमको ब्रांड चाहिए, हमको यही सामान चाहिए क्योंकि इस पे हमको विश्वास है। दुकानदार कह रहा है इससे अच्छा सामान मैं दे रहा हूँ लेकिन ब्रांड नहीं है, आप कहते हैं नहीं ये नहीं चाहिए, हमको यही चाहिए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप उस पर विश्वसनीय, आपकी विश्वसनीयता उस पर बनी हुई है और वह प्रमाणिक हो चुका है कि यह सामान अच्छा है, इसीलिए आप उस कंपनी के सामान को मांगते हैं। इसीलिए अगर आप सूचनाएं जो देंगे, जो जानकारी आप देंगे, जो अपने विचार को आप साझा करेंगे, अगर वह झूठ है, अगर वह सत्य नहीं है, तो जो श्रोता होंगे, जो प्राप्तकर्ता होंगे, जो प्रापक होंगे, उनका विश्वास आप पर से उठ जाएगा और वह आपसे दूर हो जाएंगे। इसीलिए जो प्रभावी संप्रेषण होता है उसमें ये सबसे जरूरी तत्व है कि विश्वसनीयता और प्रामाणिकता अपनी आप बरकरार रखें। अगर हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करें तो शिष्टता। दो लोग होते हैं, जब संप्रेषण होता है तो दो लोग होते हैं। वैयक्तिक संप्रेषण होगा तो दो लोग होंगे,
एक प्रेषक होता है, एक प्राप्तकर्ता होता है। अगर सामूहिक संप्रेषण हुआ तो एक प्रेषक होता है और प्राप्तकर्ता या श्रोता बहुत सारे होते हैं। तो श्रोता और प्राप्तकर्ता के बीच में अगर अच्छा व्यवहार है, एक दूसरे का वो सम्मान करते हैं, प्रेषक जो है वो नम्रता पूर्वक अपनी बातों को, शिष्टता पूर्वक अपनी बातों को श्रोताओं तक पहुंचाने का अगर प्रयास करता है, तो जो संबंध होते हैं प्रापक और प्रेषक के बीच में वह मधुर होते हैं। और जितना ही मधुर संबंध होगा, जितना ही अच्छा वातावरण होगा, उसी प्रकार से जो संप्रेषण होगा वह प्रभावी होता चला जाएगा। तो जब कहीं भी संप्रेषण होता है तो वहाँ पे जो प्रेषक होता है और साथ ही साथ जो प्रापक होता है या जो प्राप्त करने वाला होता है, जो श्रोता होता है, दोनों के बीच का जो शिष्टता है, जो नम्रता है, जो उन लोगों के बीच का प्रेम है, स्नेह है, वो अगर अच्छा है, बरकरार है, तब तक तो संप्रेषण अच्छा होगा। लेकिन अगर इनका अभाव कर दिया जाए तो संप्रेषण बाधित होना शुरू होगा, संप्रेषण अच्छा नहीं होगा। तो एक प्रभावी संप्रेषण के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता और प्रेषक के बीच में शिष्टता, नम्रता बनी रहे। तीसरे पॉइंट की चर्चा करें, शुद्ध वातावरण, शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हैं और उसमें उच्चारण की अशुद्धियां हैं, हम ठीक से उसको उच्चारित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से हम उसको बोल नहीं पा रहे हैं, तो जो श्रोता होगा वह उसको समझ नहीं पाएगा। और जब ये उच्चारण संबंधी गलतियां हम करते हैं तो जो हम कहना चाहते हैं उस रूप में वह श्रोताओं के पास नहीं पहुंच पाता है। यानी जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी सूचनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, वह उस श्रोताओं तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता। जिस रूप में जो कुछ, जिस अर्थ में हम कहना चाह रहे थे, उस अर्थ में उनके तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर आप लेंगे तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो तुतला के बोलते हैं, और तुतलाने के कारण हम उनके भाषा को समझ नहीं पाते हैं। जो उनके आसपास रहते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उसका बड़ा भाई या उसकी माँ, उसके पिता, उसके जो और परिजन है, उन लोगों को अगर उनसे पूछा जाए कि ये क्या बोल रहा है तो बता देते हैं, क्योंकि उसके साथ हो रहते हैं। तो क्या बोलता है, किस प्रकार से बोलता है, तो वो क्या होते हैं कि वो समझ लेते हैं उस चीज़ को। लेकिन हमारे सामने, आपके सामने जब वो बोलेगा तो हम तुरंत नहीं समझ पाते हैं। तो वो जो कहना चाह रहा था उसमें क्या है, तुतलाहट है, इसलिए हम उस बात को समझ नहीं पाए। यानी वो उच्चारण जो है शुद्ध से नहीं करता है। या बहुत से ऐसे बड़े बालक भी मिलते हैं जो उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं, उच्चारण की अशुद्धियाँ होती हैं, और उन उच्चारण की अशुद्धियों के नाते हम जो कहना चाह रहे थे उस भाषा, उस अर्थ में वह श्रोताओं के पास नहीं पहुंचता है, जिससे संप्रेषण क्या होता है, प्रभावी नहीं हो पाता है। तो एक प्रभावी संप्रेषण के लिए यह जरूरी है कि शुद्ध उच्चारण किया जाए। अगर हम चौथे पॉइंट की चर्चा करें तो भाषा की शुद्धता, यानी हम जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस भी भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें जो है शुद्धता हो। किसी प्रकार का उसमें इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना किया जाए कि जिससे जो श्रोता होते हैं उनको कष्ट हो, उनको दुख हो। तो ऐसी भाषा का हमको प्रयोग करना चाहिए कि जिससे जो भी श्रोता हैं, जो भी प्रापक हैं, जो भी प्राप्तकर्ता हैं, उनको वह बात जो है, वह भाषा जो है वह अच्छी लगे। भाषा जितनी ही अच्छी आपकी होगी उतना ही वो श्रोता आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी भाषा में या आपके जो उच्चारण है उसमें शुद्धता नहीं है तो निश्चित रूप से वह आपसे दूर होने का ही प्रयास करेंगे कि इनकी भाषा शैली ही सही नहीं है, जो बोलते हैं वो समझ में ही नहीं आता है, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो वहाँ पे नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। तो एक प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि जो भाषा हो वह शुद्ध होना चाहिए। पाँचवा पॉइंट है सूचनाओं का बोझिल ना होना। अगर जो हमारी सूचनाएं हैं वह जो प्राप्तकर्ता है, जो श्रोता है, उनके काम का है, तो उनको कभी नहीं लग सकता है कि ये सूचना जो है वो बोझिल है। सबसे पहले ऐसी सूचनाओं को हमको उन तक पहुंचाना चाहिए जो उनके काम का हो। जिसके लिए वह सूचना काम का नहीं है, वह सूचना क्यों सुनेगा, वह सूचना सुनेगा ही नहीं।
और सूचनाओं का जो साइज हो, यानी जो अगर हम क्लासरूम के संप्रेषण की बात करें तो अगर हम चाहें कि आज ही जा करके हम 8 चैप्टर खत्म कर देंगे तो ये जो सूचनाएं हैं, जो ज्ञान है, जो पाठ्य वस्तु है, वो इतना बोझिल हो जाएगा कि बच्चे उसको एक्सेप्ट। आप तो कोटा पूरा कर सकते हैं, शिक्षक कोटा पूरा कर सकता है, लेकिन उसका फायदा बच्चों को किसी प्रकार से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनको पहले से ही, अगर एक पीरियड की बात करें तो 40 से 45 मिनट का एक पीरियड होता है, एक घंटी जो होता है 40 से 45 मिनट का होता है, उससे ज़्यादा बच्चे अटेंशन कर ही नहीं पाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि एक बार जब बच्चा बैठता है तो 40 से 45 मिनट तक वह एकाग्र हो सकता है, उससे ज़्यादा वो एकाग्र ही नहीं हो सकता है। और आपके पास पता चलेगा कि कंटेंट जो है, जो पाठ्यवस्तु है, वो बहुत ही बोझिल है, बहुत ज़्यादा लेकर के आप गए हैं, तो बच्चा निश्चित रूप से उधर ध्यान देना बंद कर देगा और आप केवल पढ़ाते चले जाएंगे, उस बच्चे को उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, या उसकी ज़रूरत की नहीं होगी, तब भी बच्चे को लगेगा ये सब बोझ है हमारे ऊपर, क्यों हमको पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जब एक अच्छी पाठ्य योजना तैयार की जाती है तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि सबसे पहले बच्चों को आप इसकी आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बताएंगे कि यह चैप्टर पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा है, यह टॉपिक पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा है, आपका जो आने वाला समय है, आपका जो भावी जीवन है, उसमें यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इससे आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे उन बच्चों से, उन छात्रों से चर्चा की जाती है, जिससे उनको लगे कि हाँ, ये चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जब तक महत्वपूर्ण उनको लगेगा नहीं, तब तक उस टॉपिक को वह अच्छे से पढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो एक प्रभावी संप्रेषण के लिए यह आवश्यक है कि जो सूचनाओं का साइज हो वह उचित हो, ऐसा ना हो कि वह बोझिल हो जाए। और छठे नंबर पे चर्चा करें वाक कला। वाक कला का अर्थ होता है कि जब हम बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी कलाएं होती हैं। जैसे जब आप पूर्ण विराम, कामा, इस टाइप की जो बातें होती हैं कि कहाँ हमको थोड़ी देर रुकना है, कहाँ ज़्यादा देर रुकना है, तो उसका जब हम पालन करते हैं, यानी हमारे आवाज़ में जो उतार चढ़ाव होता है, एक आवाज़ की जो स्पीड होती है वो, और दूसरा जो आवाज़ में उतार चढ़ाव होता है, यानी किसको हमको धीरे थोड़ा बोलना है और किसको हमको ज़्यादा तेज बोलना है, कहाँ पे थोड़ी देर रुकना है, कहाँ पे ज़्यादा देर रुकना है। ये सब कलाओं से अगर आप परिचित हैं और आपके अंदर ऐसी कला है तो इसी को कहा जाता है वाक कला। और यह जिसके अंदर होता है वह एक प्रभावी संप्रेषक होता है। यानी संप्रेषण के लिए, अच्छे संप्रेषण के लिए, प्रभावी संप्रेषण के लिए वाक कला का में निपुण होना आवश्यक होता है। जब आपके आवाज़ में उतार चढ़ाव आता है तो वह सुनने में अच्छा लगता है, एक लय में। ये नहीं कोई शब्द आप बहुत तेज बोल दिए, कोई शब्द बहुत धीमे बोल दिए, या बहुत तेज तेज बोलते जा रहे हैं, बहुत धीमे धीमे बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको जिस प्रकार से, कक्षा अगर बड़ा है तो तेज बोलिए, कक्षा छोटा है तो आप धीरे बोलिए, इस तरीके से कि उचित आवाज़ में, और उचित आवाज़ के साथ साथ जो उतार चढ़ाव है वो आपके में होना चाहिए। लय और गति जो है वो एकदम सही होनी चाहिए। ये वाक कला का उदाहरण है। और जिस व्यक्ति के अंदर वाक कला होती है वह एक अच्छा संप्रेषक माना जाता है और प्रभावी संप्रेषण करने में सफल होता है। अगर हम 7वें पॉइंट की चर्चा करें तो विचारों की समानता। जो आप मित्र किसे बनाते हैं, जिससे आपके विचार मिलते हैं, जिससे आपके व्यवहार मिलते हैं, जिससे आपकी संस्कृति मिलती है, जिससे आपकी सभ्यता मिलती है, उसको आप ज़्यादातर यही होता है कि उसी को हम दोस्त बनाना चाहते हैं। अगर आपके विचार कुछ अलग हैं, अगले के विचार कुछ अलग हैं, तो जहाँ भी आप बैठेंगे वहाँ विरोधाभास की स्थिति होगी, तब उस एक दूसरे को आप मित्र बनाना पसंद नहीं करेंगे। अगर विचारों की समानता है, जो आप कहते हैं उस पे वो सहमत होता है, जो वो कहता है उस पे आप सहमत होते हैं, तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो वहाँ पे दोस्ती हो जाती है। तो विचारों की जो समानता है वह अगर प्रापक और प्राप्तकर्ता के बीच में है, प्रापक और प्रेषक के बीच में है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे जो संप्रेषण होता है वह प्रभावी ढंग का होता है। अगर हम आगे अगले पॉइंट की चर्चा करें तो संस्कृति की समानता। संस्कृत में क्या होता है, सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। सभ्यता का मतलब होता है जो हमारे पास हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर का मतलब हमारे घर में
जितने सामान पाए जाते हैं, जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, उसको देख करके ही हम उस व्यक्ति की सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उसके ड्रेस के बारे में, उसके बर्तनों के बारे में, उसके जो रहन-सहन का तरीका है उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी सभ्यता के अंतर्गत आती हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो हमारी संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। जो हमारे रीति रिवाज, परंपरा, मान्यता होती हैं, वो हमारे संस्कृतियाँ होती हैं और उन्हीं संस्कृतियों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे आचार विचार हैं, जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ है, जो हमारे अंदर गुण है, वह कहाँ से आया? वह हमारे अपने पूर्वजों से आया। कि वो जो उनकी जो संस्कृति थी, वही संस्कृति ट्रांसफ़र होकर के हमारे पास आई है और उसी को हम क्या करते हैं, पोषते हैं और पोष करके फिर उसका संवर्धन करने का, यानी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जो हार्डवेयर होता है वो सभ्यता होता है और जो सॉफ्टवेयर होता है वह संस्कृति होता है। तो यहाँ कहा गया संस्कृति की समानता, यानी हमारे अगर आचार विचार मिलते हैं, अगर हमारी जो मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं वो मिलती हैं, अगर हमारी जो परंपराएं हैं वो मिलती हैं, तो निश्चित रूप से जो प्रेषक और प्रापक के बीच का जो संबंध होता है वह मधुर हो जाता है और अच्छा हो जाता है, जिससे जो संप्रेषण होता है वह और प्रभावी हो जाता है। अगले पॉइंट की चर्चा करें तो भाषा की समानता। अगर हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, आप भी हिंदी बोलते हैं और हिंदी समझते हैं, तो जो मैं कह रहा हूँ वह आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं जिस अर्थ में कह रहा हूँ उस अर्थ में आप समझ सकते हैं, या जो पॉइंट आप उठाएंगे, जो आप फीडबैक हमको देंगे, वह मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। यानी जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में जो अंतःक्रिया होती है वह अच्छी होती है और उसी के नाते जो संप्रेषण होता है वह प्रभावी हो जाता है। तो एक दूसरे का जो भाषा है, एक दूसरे की जो बोलचाल की भाषा है, एक दूसरे की जो समझने की भाषा है, वह अगर समान है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो संप्रेषण होगा वह प्रभावी होगा। अगर मान लीजिए कि जो प्रेषक है वह हिंदी नहीं जानता है और जितने प्रापक बैठे हुए हैं, जितने प्राप्तकर्ता या जितने श्रोता बैठे हुए हैं, वो सब हिंदी जानते हैं, तो जो प्रेषक है अगर वह किसी दूसरे भाषा का प्रयोग करता है, जैसे फारसी का प्रयोग करना शुरू कर दे, तो फारसी का प्रयोग अगर प्रेषक करता है और उसको जितने भी श्रोता हैं या प्राप्तकर्ता हैं वो नहीं समझ पाते हैं, तो इसका संप्रेषण का कोई मतलब नहीं है, यानी वह संप्रेषण अच्छा नहीं माना जाएगा। केवल जो प्रेषक है वो अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी सूचनाओं को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने का ही प्रयास कर सकता है, लेकिन उसको जिस अर्थ में समझाना चाहता है, जिस अर्थ में पहुंचाना चाहता है, उस अर्थ में वहां तक वह नहीं पहुंचा सकता है। तो निश्चित रूप से अगर भाषा की समानता होती है तो संप्रेषण भी प्रभावी होता है। अगला पॉइंट है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना। जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा होकर के आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आप हमको इस विषय वस्तु पे ज्ञान ना हो, तो हमेशा जब एक टीचर क्लासरूम में जाता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए पढ़ाने का। और केवल वह जो टीचर होता है वो पढ़ाता नहीं है, पढ़ता भी है। यानी जो शिक्षण होता है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है, ना कि केवल सिखाने की प्रक्रिया होती है। अगर केवल सिखाने की प्रक्रिया होती तो कहीं पे भी जब जॉब में आप जाते हैं, टीचर जॉब में आप जाते हैं या किसी जॉब में आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि इसके पहले आप कहीं काम कर रहे थे कि नहीं, यानी आपके पास अनुभव कितना है। अगर हम पढ़ाने के साथ साथ, अगर हमारे अनुभव के साथ साथ अगर ये जो पढ़ाने का तरीका है उसमें बदलाव ना आता तो ये प्रश्न कहीं पूछा भी नहीं जाता। तो हम जो सिखाते हैं उसी के साथ साथ हम सीखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम सिखाते हैं, सिखाने के साथ साथ हम सीखते भी हैं। तो इसमें अगर विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो टीचर क्लासरूम में जब जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस मोशन जो होगा वो लूज हो जाएगा, और लूज होने के नाते ही उसको हमेशा डर सताया रहेगा कि ऐसा ना हो कहीं कोई बच्चा खड़ा होकर के कोई प्रश्न हमसे पूछ ले और हमको ना आवे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो इस तरीके से वह शिक्षक डर डर के पढ़ाता है और इससे उसका जो कक्षा होता है वह सफल नहीं हो पाता है, उसका जो शिक्षण होता है वह सफल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वह प्रभावी रूप से संप्रेषण ही नहीं कर पाया। वह तो हमेशा डरा है
कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे की तरफ से कुछ ऐसे प्रश्न आ जाएं जिसको हम ना बता पाएं। ये क्यों है? क्योंकि उस टीचर को विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जिसके नाते डर रहा है, और डरने के नाते ही संप्रेषण प्रभावित हो रहा है, और संप्रेषण के बाधित संप्रेषण के नाते ही जो शिक्षण है वह प्रभावित हो रहा है। इसी तरीके से जो क्लासरूम में बच्चे होते हैं, बच्चे भी कभी कभी जब उनको कहा जाता है कि आप फला चीज़ कल याद करके आइएगा या फला काम करके आइएगा, अगर जो बच्चा पढ़ करके या उसको तैयार करके नहीं आया रहता है तो वो करता क्या है कि कहीं सर नीचे करके ऐसे छिपने का प्रयास करता है। टीचर जो होता है वो तुरंत देख लेता है कि हाँ ये बच्चा छिप रहा है, इसका तैयार नहीं है, इसको ये काम करके नहीं आया है, तो उसको तुरंत उठा लिया जाता है और कह दिया जाता है कि आप खड़े होइए और दिखाइए कि करके लाए हैं कि नहीं। अगर वह बच्चा नहीं करके लाया है या उस बच्चे को जब कोई प्रश्न क्लास में पूछा जाता है और उस बच्चे को नहीं आता है तब भी वह छुपने का ही प्रयास करता है, और इस क्रम में वह छुपते छुपते वह भूल जाता है कि यहाँ टीचिंग क्या हो रहा है, यहाँ क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, उधर वो ध्यान ही नहीं देता है। और जब उधर वो ध्यान नहीं देगा तो उस संप्रेषण का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो एक प्रभावी संप्रेषण के लिए ज़रूरी है कि हम जिस सूचना को लेकर के आए हैं, जिस कंटेंट को लेकर के आए हैं, जिस पाठ्यवस्तु को लेकर के आए हैं, या जो हम अपनी भावनाओं को शेयर करने जा रहे हैं, उसका हमको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर हमको पूर्ण ज्ञान नहीं है तो निश्चित रूप से वह प्राप्तकर्ता के तक हम उस चीज़ को उसी रूप में नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ज़रूरी है कि पाठ्यवस्तु पे, कंटेंट पे पूरा हमारा स्वामित्व होना चाहिए, जिससे हम उस टॉपिक को बच्चों तक आसानी से पहुंचा सकें। अगला पॉइंट है उचित वातावरण। ये जो भौतिक परिस्थितियां हैं, जैसे अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, तेज आवाज़ में शोर होना शुरू हो जाए, या अभी आप देखेंगे कि दोपहर के बाद के समय में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि उस समय अगर पढ़ाई करना हो तो बहुत जटिल काम हो जाता है, नहीं हो पाएगा। इसीलिए सुबह सुबह ही जब मौसम सही है तो आप पढ़ लीजिए, ठंडा है पढ़ लीजिए, लेकिन जब गर्मी होता है, आपको कहीं दूर जाना हो, धूप बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको कठिनाई महसूस होती है। यानी किसी भी काम को करने के लिए हमको उचित वातावरण की भी ज़रूरत होती है, शांत वातावरण की ज़रूरत होती है। तो अधिक गर्मी है तब भी दिक्कत होगी, अधिक ठंडी है तब भी दिक्कत होगी, अंधेरा है कमरे में तब भी दिक्कत होगी, शोर कहीं हो रहा है तब भी दिक्कत होगी। यानी वातावरण जो है वह हमारे अनुकूल होना चाहिए। जो भी काम हम करने जा रहे हैं वह वातावरण उसके अनुकूल होना चाहिए। अगर उसके अनुकूल नहीं है तो हम वह काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। वही सारा कुछ लागू होता है शिक्षा में। अगर हम यहाँ पढ़ाने आए हैं, इस कमरे में एकाएक अंधेरा हो जाए तो क्या कुछ दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। यानी वातावरण जो है वो हमारा साथ नहीं दे रहा है। बहुत तेज़ गर्मी है तो गर्मी में जो आप उससे परेशान हैं तो जो पढ़ाई होगा या जो शिक्षण कार्य होगा वह प्रभावित होगा। बहुत ज़्यादा ठंडी है तो लोगों को ठंडी लगता है तो उससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। और आप देखते हैं कि विद्यालयों में अधिक ठंडियों में, अधिक गर्मियों में, जब ज़्यादा बरसात होता है, यानी जब मौसम साथ नहीं देता है, तो वहाँ पे जो शिक्षण कार्य होता है वह बाधित होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब तक हमको उचित वातावरण नहीं मिलेगा तब तक हम अच्छे से शिक्षण कार्य नहीं कर सकते हैं, प्रभावी संप्रेषण नहीं कर सकते हैं। 12वां पॉइंट है पूर्णता एवं संक्षिप्तता। यानी जो भी सूचना हमारे पास हो वह पूर्ण हो, संक्षिप्त रूप में हो। ऐसा नहीं है कि उसी को खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, और उधर श्रोता जो है वो बोर होते जा रहे हैं, बोर होते जा रहे हैं, बोर होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो। जो सूचना हमारे पास हो उसको संक्षिप्त रूप में लेकिन पूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे जो श्रोता हो वो उसको उचित तरीके से समझ सके और अपने यूज में उसको ले सके। तो जो भी सूचनाएं हैं उसको आप एक संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त का मतलब ये नहीं है कि बस 3 लाइन में उसको पढ़ा दिया जाए। संक्षिप्त का मतलब है कि जो सूचना हो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल ना खींच के उसको एक ठीक ठाक स्थिति में उसको प्रापक तक पहुंचाया जाए। और 13वां पॉइंट है फीडबैक या पृष्ठपोषण। अब जब हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप पढ़ रहे हैं, उधर से अगर फीडबैक नहीं आएगा तो इधर से हमको क्या लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप फीडबैक अगर ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो इसमें आप फीडबैक किस तरीके से देंगे? इसमें फीडबैक जो होगा
वह आप कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, ये माध्यम हो सकता है। या आप कमेंट में लिखते जा रहे हैं कि हमको समझ में आ रहा है, हाँ सर, जी सर, यस सर, ये समझ में आया, अच्छा क्लास है, ठीक है। मतलब उधर से कुछ ना कुछ फीडबैक आना चाहिए। या आप प्रश्न, उधर से हम पढ़ा रहे हैं, उधर से आप प्रश्न ही पूछ रहे हैं, तब भी लगता है। जब क्लास में, कक्षा कक्ष में संप्रेषण होता है, एक टीचर पढ़ाने जाता है, तो जब दोनों तरफ से अंतःक्रिया होती है तो वह क्लास सबसे प्रभावी माना जाता है, सबसे प्रभावशील माना जाता है। अगर टीचर पढ़ाया और छात्र एकदम बिना कुछ बोले बैठे हुए हैं, यानी उनके मन में कोई उत्साह नहीं है, उनके मन में कोई जिज्ञासा नहीं है, तो इसका मतलब कि वो अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं। जब तक उनके मन में जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होगी, तब तक वो अच्छे से उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं, उसको धारण भी नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरी है उसके लिए कि दोनों तरफ से फीडबैक आना चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं तो आपका फीडबैक हमारे पास आना चाहिए। नहीं आएगा तो उत्साह नहीं होगा, और उससे जो संप्रेषण होता है, जो कक्षाएं होती हैं, वो बाधित होती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका फीडबैक हमारे तक पहुंचना ज़रूरी है। तो ये था 13 पॉइंट में प्रभावी संप्रेषण के गुण, या संप्रेषण के गुण आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको पे चर्चा कर सकते हैं। अब इधर अगर आइए, तो इसमें है प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में संप्रेषण की भूमिका। प्रभावी संप्रेषण के निर्माण में संप्रेषण की भूमिका, जो हमारा व्यक्तित्व होता है, जो हमारी पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी होता क्या है कि हमारी जो क्रियाएं होती हैं, हमारे जो हाव भाव होते हैं, हमारा जो व्यक्तित्व, हमारे जो गुण हैं, हमारे अंदर जो विशेषताएं हैं, जिससे हम दूसरे को प्रभावित करते हैं, वही तो व्यक्तित्व है। अगर पहले के समय में जाएंगे तो वहाँ पे ये जो व्यक्तित्व है, उसका अंग्रेजी है पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी जो है वह परसोना शब्द से आया है, और परसोना का मतलब होता है मुखौटा। तो प्राचीन काल में यूनान में जब लोग नाटक पाठ करते थे, तो वहाँ पे वो कोई ना कोई मुखौटा, आप देखेंगे कि जब चुनाव आता है तो लोग जो जिस पार्टी के समर्थक होते हैं उसका चेहरा लगा लेते हैं। यानी मोदी के समर्थक मोदी वाला चेहरा पहन के घूमते हैं, अखिलेश यादव के समर्थक अखिलेश यादव का चेहरा लगा के घूमते हैं, या मायावती जी हैं तो उनका चेहरा लगा के घूमते हैं। तो इस टाइप से जो भी है उसके चेहरे को वही मुखौटा होता है। यानी अब वो मोदी, देखने में तो मोदी लग रहे हैं चेहरे से, लेकिन क्या वो मोदी हैं? मोदी नहीं है। तो वो क्या किए हैं, एक आर्टिफिशियल है वो, यानी वो बनावटी है। तो पहले के ज़माने में जो नाटक होता था, जिस पात्र को जो भी करता था, यानी जिस पात्र का निर्वहन जो पात्र करता था, उसी के रूप में, उसी के बोलचाल, उसी के का चेहरा लगा करके वह अभिनय करता था। तो वहीं से निकल करके आया है ये पर्सनालिटी शब्द। वैसे अगर हम आम बोलचाल की भाषा में देखते हैं तो केवल जो किसी के शरीर का कद काठी और रंग रूप है, उसी को देख करके हम उसकी पर्सनालिटी को बता देते हैं। लेकिन पर्सनालिटी वही नहीं है। आलपोर्ट की परिभाषा आप पर्सनालिटी में देखेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि व्यक्तित्व जो है वो समन्वित गुणों का मिश्रण होता है। समन्वित गुण का मतलब जितने भी गुण हमारे अंदर हैं, उन सारे गुणों को अगर मिला लिया जाए तो वही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। केवल किसी के कद काठी रंग रूप को देख करके हम उसके व्यक्तित्व के बारे में नहीं बता सकते हैं। गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी को देख करके आप नहीं कह सकते हैं कि ये इतने अच्छे व्यक्तित्व के होंगे, क्योंकि उनका जो रंग रूप कद काठी है उतना आकर्षक नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन जब उनके व्यक्तित्व की चर्चा होती है तो आप देखते हैं कि उनका व्यक्तित्व जो है वो कितना बड़ा है। तो यहाँ जो चर्चा हो रही है कि प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में संप्रेषण की भूमिका क्या है। अब अगर हम एक छोटे से बच्चे की बात करें तो वह भी संप्रेषण शुरू कर देता है जन्म के साथ ही। उसको भी आवश्यकता होती है, चाहे वो दूध की आवश्यकता हो, चाहे वो मलमूत्र त्याग की आवश्यकता हो, या जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो, वह अपने हाव भाव और क्रियाओं के माध्यम से संप्रेषण करता है। वह बोल तो नहीं सकता है, शब्दों के माध्यम से तो प्रभावी संप्रेषण नहीं करता है, लेकिन अपने हाव भाव ऐसे प्रकट करता है, अपनी ऐसी क्रियाएं करता है जिससे उसके परिवार वाले, उसके सगे संबंधी समझ जाते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो जब बच्चा छोटा होता है वह भी संप्रेषण करता है, लेकिन वह अपने हाव भाव और क्रियाओं के द्वारा ही संप्रेषण करता है। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है तो अब वह
लिखित रूप में या मौखिक रूप में यानी शाब्दिक संप्रेषण करना प्रारंभ कर देता है। अपनी बातों को वह दूसरों तक, अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी सूचनाओं को, अपनी जानकारियों को वह दूसरों तक पहुंचाने के लिए अब शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। चाहे वह बोल करके कहता है और चाहे वह लिख करके, यानी कि चाहे वह मौखिक रूप से या लिखित रूप से अब वह संप्रेषण करना प्रारंभ कर देता है। अब संप्रेषण से प्रभावी व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है? आपसी जो भाईचारा होता है, हम किसी को जो दोस्त बनाते हैं, किसी के साथ हम रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ हम रहना पसंद नहीं करते हैं, उसके जो विचार होते हैं, उसकी जो संस्कृतियाँ होती हैं, उसकी जो सभ्यताएँ होती हैं, उसके जो हाव भाव होते हैं, उसकी जो आदतें होती हैं, वह अगर हमको पसंद आती हैं तो उसको हम दोस्त बनाना पसंद करते हैं, उसके साथ रहना पसंद करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हमको पसंद नहीं आती हैं तो उसके साथ हम रहना पसंद नहीं करते हैं। और सबसे ज़रूरी होता है कि आप आते जाते खाते पीते कोई अगर आपसे मिल जाता है तो वहाँ पे अगर वो अच्छी अच्छी बातें आपसे 4 बात कर लेता है तो आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसके साथ तो हमको रहना चाहिए, इसके साथ रहने से फ़ायदा है कि कुछ अच्छी चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी। तो एक जो संप्रेषण का गुण होता है वह अगर अच्छा है आपके अंदर तो वह क्या होता है, उससे आपका जो प्रभाव है वो बढ़ता है और जिससे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ना पसंद करते हैं। अगर अब देखें तो सकारात्मक संप्रेषण जो होता है वह सकारात्मक संप्रेषण सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करता है, जबकि जो नकारात्मक संप्रेषण होता है वह नकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि संप्रेषण, एक अच्छा संप्रेषक जो होता है उसका जो व्यक्तित्व होता है वह भी बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रभावी संप्रेषक जो होगा उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। तो एक प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में जो संप्रेषण की जो भूमिका होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार से आज हमने चर्चा किया कि प्रभावी संप्रेषण के कौन कौन से गुण होते हैं और एक प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में संप्रेषक की क्या विशेषताएं होती हैं, यानी संप्रेषण की क्या विशेषताएं होती हैं। इन दोनों टॉपिक पे आज हमने चर्चा किया। अब आज यहीं पे ये जो संप्रेषण वाला क्लास है ये ख़त्म हो रहा है। कल से हम फ्लैंडर की चर्चा करेंगे। फ्लैंडर में भी 2-3 क्लास होगा। फ्लैंडर आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बीएड या बीटीसी कुछ भी कर रहे हैं तो 2-3 नाम ऐसे हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी होता है, उसमें से एक फ्लैंडर भी है। फ्लैंडर जो है वह कक्षा कक्ष की प्रभावशीलता, यानी जब कोई टीचर किसी क्लासरूम में पढ़ाता है तो वह कितना प्रभावशाली शिक्षण कर पाया, इसको नापने का, इसको मापने का एक तरीका बताया है फ्लैंडर ने। हम पढ़ा रहे हैं तो फ्लैंडर का सिद्धांत लगा करके आप ये पता कर सकते हैं कि हम कितना प्रभावशाली शिक्षण कर पाए। तो वह आपके लिए जानना जरूरी है और हर साल वह आपके पेपर में भी पूछा जाता है। तो इसके बाद के जो क्लास होंगे उसमें हम फ्लैंडर पे चर्चा करेंगे। एक बार फिर से अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। लाइव क्लास के माध्यम से रोज रात 9 बजे आपको एक क्लास मिल रहा है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और जब आपका एग्ज़ाम करीब आएगा तो हम निश्चित रूप से क्लास की संख्या को और बढ़ाएंगे। 2 क्लास 3 क्लास आपको डेली हम देने का प्रयास करेंगे। अभी कुछ लोगों ने ये कहा कि जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं उसको भी पढ़ाया जाए, तो आप टीचिंग सब्जेक्ट को उठा करके देखेंगे तो अगर आपका शिक्षण अधिगम वाला पार्ट तैयार है तो आपका दोनों टीचिंग सब्जेक्ट तैयार है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन पहले आप इस विषय को, इस पेपर को अगर आप तैयार करते हैं अच्छे से तो निश्चित रूप से आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो अच्छे से तैयार होगा। यानी जब आप सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, जब आप शिक्षण विधियों की चर्चा करेंगे, जब शिक्षण प्रविधियों की चर्चा करेंगे, जब शिक्षण सूत्रों की चर्चा करेंगे, तो ये सब क्या है, ये आपको टीचिंग सब्जेक्ट में भी मिलेगा कि अच्छा गणित जो है वो किस विधि से पढ़ाया जा सकता है, या वहाँ भी पूछा जाएगा समस्या समाधान विधि के चरणों की व्याख्या कीजिए, वो आपको इसमें भी पढ़ना है, वहाँ भी पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण आपको यहाँ भी पढ़ना है, वहाँ भी पढ़ना है। जब तक आप उद्देश्यों का निर्धारण नहीं कर पाते तब तक आप अच्छा टीचिंग नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं।
और अगर आप यहाँ पढ़े हुए हैं तो वहाँ आपको सहूलियत मिलेगा कि आपको वहाँ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो इसके बाद जब आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तो हम टीचिंग सब्जेक्ट वाला पोर्शन भी आपको समझाने पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल आप परेशान मत होइए, वो भी चलेगा। हम बता देंगे कि आप कैसे-कैसे उसको पढ़ सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उस सब्जेक्ट में, टीचिंग सब्जेक्ट में, वह हम पढ़ाने का प्रयास आपको करेंगे। तो फिर से एक बार, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।